घमंडी भाभी ने कराई 3 बोनी नंद की शादी। शर्मा परिवार में आज बड़ा ही खुशी का माहौल होता है, क्योंकि आशा के इकलौते बेटे रोहित की शादी आंचल नाम की लड़की से हो जाती है। आशा के साथ साथ आशा की तीनों बेटियां कोमल, काजल और भारती भी अपने इकलौते भाई की शादी के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। तीनों ननद अपनी इकलौती भाभी का बड़े ही अच्छे और प्यार से स्वागत करते हैं। भाभी, आपको डेकोरेशन कैसे लगी? हम तीनों ने मिलकर आपके पूरे रूम को डेकोरेट किया है। तुमने तो पूरे कमरे को रोज से डेकोरेट किया हुआ है और मुझे रोज से एलर्जी है। जल्दी से सारे रोज यहाँ से हटा दो, वरना मुझे इससे बहुत प्रॉब्लम होगी। सॉरी भाभी, हमें पता नहीं था। हम अभी यहाँ से सारे फूलों को हटा देते हैं। मुझे इस टाइप की डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा टेस्ट तुम तीनों से बहुत अलग है। मेरा टेस्ट ये मिडिल क्लास जैसा नहीं है। तीनों नंद को अपनी भाभी की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो तीनों कुछ भी नहीं कहती हैं और सारा कमरा साफ करके वहाँ से चली जाती हैं। आंचल एक मॉडल थी, जिस वजह से आंचल दिखने में काफी सुंदर और हाइट में भी काफी लंबी होती है। लेकिन आंचल की तीनों नंद काजल, भारती और कोमल बौनी होती, जिस वजह से आंचल हमेशा अपनी खूबसूरती और लंबी हाइट का घमंड दिखाते हुए अपनी तीनों नंद का मजाक उड़ाती है। लेकिन तीनों ही नंद अपनी भाभी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो तीनों ही आंचल से कुछ भी नहीं कहती हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि अचानक आशा की तबीयत खराब हो जाती है। कोमल, भारती और काजल, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद मैंने तुम तीनों को और रोहित को बड़े ही मेहनत से पाला है। तुम चारों को पढ़ाया लिखाया है। मेरे जाने के बाद अब तुम तीनों को ये घर संभालना है। और बहू, अब से इस घर की मालकिन तुम हो। अब तुम्हें ही इस घर के सारे फैसले लेने होंगे। बस तुम मेरे बेटे और मेरी तीनों बेटियों का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर आशा अपनी आखिरी सांस लेती है और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देती है। आशा की मृत्यु के बाद अब घर की मालकिन आंचल बन जाती है। अब आंचल किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती है। घर की जिम्मेदारियां आंचल के कंधों पर होती हैं, लेकिन वो एक भी जिम्मेदारी नहीं उठाती है। घर के सारे कामकाज अपनी तीनों नंद पर सौंप देती है और खुद पूरा दिन आराम करती है। तुम तीनों बौनी यहाँ पर बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में देख रही हूँ। घर में इतने सारे काम पड़े और तुम तीनों यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रही हो। अगले हफ्ते से हम तीनों के एग्जाम हैं, इसलिए हम तीनों पढ़ाई कर रहे हैं। बस थोड़ी देर और फिर हम घर के सारे काम कर देंगी। तुम तीनों एग्जाम दे रही हो? क्यों? तुम तीनों अपने भाई के पैसों को वेस्ट कर रही हो। तुम्हें क्या लग रहा है, अगर तुम एग्जाम दोगी तो क्या तुम्हें कोई अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी? आजकल पढ़ाई से ज्यादा इंसान की पर्सनैलिटी देखी जाती है। तुम तीनों को तो कोई कंपनी तो क्या एक किराने की दुकान वाला भी अपने यहाँ काम पर ना रखे। तुम तीनों ने अपनी हाइट देखी है? ढंग से 4 फुट की भी नहीं हो। हाई बड़ी एग्जाम देने वाली। ये पढ़ाई वढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी किताबें ले जाकर रद्दी वाले को दे दो और घर के कामों में ध्यान दो। अगर घर के कामकाज अच्छे से आते होंगे तो कोई ना कोई तुमसे शादी कर लेगा, वरना बौनी ऊपर से घर के कामकाज भी नहीं आते। ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? भाभी, माँ की इच्छा थी कि हम अपनी पढ़ाई पूरी करें। हम उनकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। प्लीज आप हमारी पढ़ाई मत बंद करवाइएगा। माँ जी के जाने के बाद घर की मालकिन मैं हूँ। जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। अगर तुम तीनों ने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की तो मैं तुम्हारे भैया से कह दूंगी तुम तीनों की जल्द से जल्द शादी करवा दें। समझी तुम तीनों? लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं, जितना कहा है उतना करो। आंचल उन तीनों के हाथों से किताबें छीन लेती है और ले जाकर स्टोर रूम में रख देती है। तीनों अपनी भाभी के सामने रोती रह जाती हैं, लेकिन आशा को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। अब दिन पर दिन आंचल के जुल्म अपनी तीनों नंदों पर बढ़ने लगते हैं। आंचल को अब अपनी तीनों नंद घर में खटकने लगती हैं, इसलिए अब आंचल उनकी शादी करने का सोचती है। पंडित जी, अब मुझसे मेरी ये तीनों बौनी नंद बर्दाश्त नहीं होंगी। आप इनके लिए जल्द से जल्द रिश्ता ढूंढिए। अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इनके लिए आपके कहने पर पहले ही रिश्ता ढूंढ दिया था। आपकी तीनों नंदों के होने वाले वर बड़े ही अच्छे परिवार से हैं। वो आपसे दहेज लेने की बजाय आपको दहेज देंगे और उन्हें आपकी नंदों के बोनेपन से जरा भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उन 3 वरों की उम्र बहुत ज्यादा है, तकरीबन 45 से 50 साल। 50 के हो या 60 के, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे इन तीनों को जल्द से जल्द इस घर से विदा करना है और वो तो हमें उल्टा दहेज देने को भी तैयार है।
पंडित जी, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। हाँ, बस अब जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाइए। कोमल, काजल और भारती दूर खड़े होकर अपनी भाभी की सारी बातें सुन लेते हैं, लेकिन वो जानती थीं कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकती हैं। अगर वो इस बारे में अपने भाई को बताएंगी तो भाभी की वजह से उनके भाई उन तीनों पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए अब तो तीनों इसे ही अपनी किस्मत समझ लेती हैं। देखते ही देखते तीनों की शादी का समय आ जाता है और तीनों शादी के जोड़े में मंडप में जाती हैं। शादी में जब सारे लोग दूल्हों की जगह दूल्हों के कपड़ों में बूढ़ों को देखते हैं तो तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे रोहित, ये तू क्या कर रहा है? अपनी इन 3 फूल जैसी बहनों की शादी इन बुड्ढों से क्यों करवा रहा है? ऐसी क्या नौबत आ पड़ी जो तू अपनी बहनों की शादी इनसे करवा रहा है? काकी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो अब इन सारी चीजों के बारे में पता चला है। मैं भी आप सभी की तरह दूल्हों के कपड़ों में इन बुड्ढों को देखकर हैरान हूँ। ये सब क्या है आंचल? तुमने तो कहा था कि तुमने मेरी तीनों बहनों के लिए बहुत अच्छे वर ढूंढे हैं। तुम इधर आओ जी, साइड में देखो। अगर मैं इनकी शादी इनके उम्र के लड़कों के साथ करवाती तो इनकी शादी में खर्चा भी बहुत होता और हमें इन तीनों को दहेज भी देना पड़ता। लेकिन ये लोग तो हमसे दहेज लेने के बजाय उल्टा हमें दहेज दे रहे हैं। एक से हमें 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, यानी तीनों के 15 लाख रुपए से ऊपर सामान अलग से। और क्या चाहिए? मैं तो कह रही हूँ आराम से शादी हो जाने दो, हम दोनों फायदे में रहेंगे। इन तीनों के जाने के बाद पूरे घर पर सिर्फ हमारा ही राज होगा और सारी प्रॉपर्टी पर भी। आंचल की बात सुनने के बाद रोहित को बहुत गुस्सा आता है और वो सबके सामने आंचल को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी नंद के साथ ऐसा करते हुए? हाँ, सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए तुम मेरी तीनों बहनों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। अरे मेरी बहन तो भोली है, इसलिए वो सब कुछ बिना कुछ कहे सह रही थी। लेकिन तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आंचल, मुझे तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब मुझे पता चला कि मेरी तीनों बहनें पढ़ाई छोड़ रही हैं। अरे जिनको पढ़ाई करने का इतना शौक है वो अचानक पढ़ाई क्यों छोड़ रही हैं? लेकिन मैं उस समय नहीं समझ पाया। मैं शादी करके एक पत्नी और भाभी को नहीं बल्कि एक डाइन को लेकर आया हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम तो एक दिन पैसों के लिए मुझे भी बेच दोगी। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। नहीं जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे घर से मत निकालिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप ये क्या कर रहे हैं भैया? भाभी को घर से मत निकालिए। अपनी नंद की ऐसी बातें सुनकर आंचल को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी तीनों ननद से माफी मांगती है। कोमल, भारती और काजल, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी तुम लोगों के साथ किया वो सब कुछ गलत। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया? हमारे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। आंचल की तीनों नंद आंचल को माफ कर देती हैं, जिसके बाद रोहित भी आंचल को माफ कर देता है। अब आंचल अपने तीनों नंद को खूब पढ़ाती है। आंचल, रोहित मिलकर तीनों की एक अच्छे घर में शादी करते हैं और तीनों ही शादी के बाद अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती हैं। मीरब लेट नाइट स्नैपचैट पर चैटिंग कर रही होती है। तभी उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। मीरब जल्दी से उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करती है, जिस पर संदीप लिखा होता है। संदीप, ये शख्स तो हिंदुस्तान से है, जरा इसकी सूरत तो देखो, बड़ी माशाअल्लाह है। उस दिन से मीरब हर रोज संदीप से देर रात तक चैटिंग करने लगती है और तभी उसे आधी रात को हिंदुस्तान से संदीप का वीडियो कॉल आता है। मीरब, क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो? वैसे आपको भी अल्लाह ने फुर्सत से नवाजा है। मीरब, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब मैंने तुमसे बात करना शुरू किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्नैपचैट पर शुरू हुई ये चैटिंग से तुम मेरी जिंदगी के लिए इतनी खास बन जाओगी। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। संदीप के किए गए प्यार के इजहार को सुनकर मीरब वीडियो कॉल काट देती है, जिसके बाद संदीप उसे फिर से फोन करता है। मीरब, तुमने मेरी बात का जवाब दिए बिना फोन क्यों रख दिया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? ऐसा नहीं है संदीप, हम भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मगर हमारी शादी होना मुमकिन नहीं क्योंकि हम दोनों के मुल्क अलग अलग हैं। आप एक हिंदुस्तानी हैं और मैं एक पाकिस्तानी। जब आपके परिवार वालों को हमारे मुस्लिम होने का पता चलेगा तो वो हमें कभी कबूल नहीं करेंगे। मगर मीरब, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। हमारा प्यार ऐसे हार नहीं सकता। ठीक है, हम कल अब्बू से आपके लिए बात करेंगे। अगले दिन मीरब अपने पिता हसन से संदीप के साथ शादी करने की बात करती है, जिसे सुनकर हसन गुस्से में मीरब को एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। या अल्लाह, क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हैं।
और तुम्हारी ये नवाबजादी तो जिद लिए बैठी है, उसका क्या करूं? समझाओ अपनी इस शहजादी को, ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। क्या इसे पता नहीं है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, जहां पर लड़कियों के अपने मुल्क से बाहर निकाह करने की सोच से भी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। मगर अब्बू, कभी ना कभी तो हमें इस सोच को मिटाना ही होगा। अल्लाह के लिए मुझे संदीप दे दीजिए, उसके बाद मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। देख रही हो ना रफिया बेगम, इश्क ने निकम्मा कर दिया है तुम्हारी नवाबजादी को। इससे पहले कि हमें इसके कारण कोई जिल्लत उठानी पड़े, इसका निकाह होगा। ये बोलकर हसन मीरब को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है और कुछ ही दिनों में मीरब का निकाह बिना उसकी मर्जी के असलम के साथ कर देता है और मीरब ससुराल आ जाती है, जहां शादी की रात असलम मीरब के साथ बदसलूकी करता है। चलो बेगम साहिबा, अब इस पर्दे की कोई जरूरत नहीं। आज हमारी सुहाग रात जो है। दूर रहो मुझसे, मत छुओ मुझे। ये निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है, मुझे जाने दो। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, वो हिंदुस्तान में मेरा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर असलम गुस्से में आकर मीरब को बहुत बुरी बातें कहने लगता है। बेशरम बेहया, निकाह मुझसे किया है और इश्क फरमा रही है अपने हिंदुस्तानी यार के साथ। आज के बाद अगर उस हिंदुस्तानी का ख्याल तेरे जहन में भी आया ना, तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तेरा शौहर हूँ और अब तेरे जिस्म और तेरे जहन पर सिर्फ मेरा हक है, समझी? शादी के पहले दिन से लेकर अब हर रोज मीरब को असलम की ज्यादतियां और जुल्म सहने पड़ते हैं, जिसे तंग आकर मीरब संदीप को फोन लगाती है। संदीप, मैं मीरब बोल रही हूँ। मीरब कैसी हो तुम, और इतने दिन से कहाँ थी तुम? अबू ने बिना मेरी मर्जी के मेरा निकाह कर दिया। मेरा शौहर एक वहशी दरिंदा है, वो रोज मुझे मारता पीटता है और मेरे साथ जबरदस्ती करता है। तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं आ रहा हूँ मीरब, तुम मेरा इंतजार करना। संदीप अपने परिवार वालों को बिना बताए पाकिस्तान चला जाता है और रातों रात मीरब को लेकर हिंदुस्तान ले आता है, जहाँ वो मीरब से एक मंदिर में शादी करके उसे अपने घर ले आता है, जहाँ गंगा पाकिस्तान से आई अपनी मुस्लिम बहू को देखकर गुस्से में कहती है, संदीप, कहाँ था तू इतने दिनों से? तुझे पता है तेरे लिए हम सभी कितना परेशान हो रहे थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तू आ गया है। माँ, इससे मिलिए, ये मीरब है, मेरी पत्नी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। दूर हट मुझसे, खबरदार जो मेरे पैरों को हाथ भी लगाया तो मुसलमानी कहेंगी। क्यों रे संदीप, हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी पड़ गई थी क्या, जो तो इस पाकिस्तानी को शादी करके ले आया है? इस मुसलमानी का हाथ थामने से पहले एक बार भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा कि जब दुनिया जमाने में ये पता चलेगा कि तूने एक मुसलमानी से शादी की है तो कौन करेगा तेरी बहन से शादी? मैं कहती हूँ चला जा इस मुसलमानी को यहाँ से लेकर। आज से तू मेरा बेटा नहीं और मैं तेरी माँ नहीं। मगर माँ, मर गई तेरी माँ। ऐसा मत कहिए अम्मी जान, मैं संदीप से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए अपना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान आई हूँ। सुना है हिंदुस्तान के हर हिस्से में प्यार और मोहब्बत गूंजती है। अल्लाह के लिए मुझे इस घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। माँ, मीरब भाभी को एक मौका दे दीजिए ना। स्नेह और संदीप के जोर देने पर गंगा मीरब को घर में आने देती है और शादी के पहले दिन से मीरब अपनी सास गंगा का दिल जीतने के लिए हर कोशिश करती है। तभी एक दिन मीरब अपने कमरे में नमाज अता कर रही होती है। तभी कमरे से बाहर से गुजर रही गंगा गुस्से में अंदर आकर उसे फाड़ देती है। या अल्लाह, अम्मी जान, ये क्या किया आपने? मेरी कुरान शरीफ क्यों फाड़ दी? क्यों रे मुस्लिम बहू, तू तो बड़े बड़े दावे करती है ना कि तू मेरे बेटे से प्यार करती है। अरे सिर्फ पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ जाने से कुछ नहीं होता, तुझे साबित करना होगा कि तू अपने पाकिस्तान देश वालों की तरह दगाबाज और मक्कार नहीं है। ये कहकर गंगा सीढ़ियों से उतरकर जाने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। तभी मीरब जल्दी से डॉक्टर को बुला लेती है। डॉक्टर साहब, अम्मी जान ठीक तो है ना? देखिए, सीढ़ियों से गिरने के कारण इनके सिर पर गहरा जख्म आया है। डॉक्टर साहब, माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी बात ने इनके दिमाग पर गहरा असर किया है और इसलिए ये कोमा में चली गई हैं। और ये कब तक कोमा से बाहर आएंगी, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। इन्हें दवाओं से ज्यादा दुआओं की जरूरत है। अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अम्मी जान की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अम्मी जान यही चाहती थी ना कि मैं अपनी पाकिस्तानी पहचान छोड़ दूँ, हिंदू बन जाऊँ। मुझे मंजूर है,
अब उस भगवान को इन्हें ठीक करना ही होगा। मीरब बुर्का पहनना छोड़कर हिंदू बहुओं की तरह 16 श्रृंगार करने लगती है और एक दिन जब वो मंदिर में पूजा करने जाती है तो वहाँ वो बहुत रोती है। भगवान, माँ जी को ठीक कर दीजिए, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अरे बेटी घबराओ नहीं, सावन का पावन महीना चल रहा है। कहते हैं इस महीने में जो भी सच्चे मन से भोलेनाथ का 11 सोमवार का व्रत रखकर जो कुछ मांगता है भगवान उसे दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, अब मैं भी ये व्रत जरूर करूंगी। अपनी सास के लिए ठीक होने के लिए मीरब मुस्लिम होते हुए भी पूरे नियम से सावन के सोमवार का व्रत रखती है और अपनी सास के ठीक हो जाने की मन्नत मांगकर घुटनों के बल मंदिर जाती है, जिसमें हर बार उसके पैर जख्मी हो जाते हैं और इसी तरह एक एक करके 11 सोमवार के व्रत पूरे हो जाते हैं। मगर भूखे प्यासे रहने के कारण मीरब की आंखों के आगे काले घेरे छा जाते हैं और वो बहुत ही कमजोर हो जाती है और गंगा को होश आ जाता है। माँ, आप ठीक हो गई? भगवान का शुक्र है माँ। संदीप, मीरब कहाँ है? माँ, मीरब मंदिर गई है। उसने तुम्हारे ठीक होने के लिए मन्नत मांगी थी और वो कई हफ्तों से निर्जला सावन का व्रत कर रही है। इतने में मीरब वहाँ आ जाती है और उसे श्रृंगार में सजा हुआ देखकर गंगा उसे गले से लगा लेती है। मीरब, मेरी बहू, आ मेरे गले लग जा। भगवान का शुक्र है माँ जी, आप ठीक हो गई, मुझे मेरे पूजा का फल मिल गया। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मगर तूने साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते धर्म या किसी दूसरे मुल्क के मोहताज नहीं और तुझे खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं। तू मेरी बहू है। मैं जानती थी माँ जी, एक न एक दिन आप मुझे अपना लेंगी। आज मुझे सारी खुशियां मिल गईं। आखिरकार गंगा पाकिस्तान से आई अपनी मुस्लिम बहू मीरब को अपना लेती है और मीरब संदीप के साथ खुशियों भरी जिंदगी जीती है।